जब मैं जो भी रिश्ते आते थे उनके लिए मना कर देती थी तो पीपल यूज टू से कि अच्छा है नहीं हुआ, शी इज़ नॉट अ मैरिज मटेरियल बिकॉज शी इज़ टू एम्बिशियस। एमपीपीएससी 2024 में कैसे अपेयर होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी उसकी होना चाहिए? बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे छोटा ही सही बट अपने लिए आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मैंने यूपीएससी को बहुत हल्के में लिया था स्टार्टिंग में, तो आई कुड नॉट इवन सॉल्व 50+ क्वेश्चंस इन यूपीएससी। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती एमपीपीएससी का फॉर्म भरवा दिया था। आपका ड्रीम हो सकता है यूपीएससी या एमपीपीएससी बट डू नॉट मेक इट एन ऑब्सेशन। मेरे पेरेंट्स जब भी जाते थे ना किसी शादी वगैरह में तो एवरीवन यूज्ड टू से कि आप तो आंखें बंद करके बैठ गए हो, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटी की एज हो रही है, आप शादी करवाओ। अब उनके सबके स्टेटमेंट बदल गए। आपने नोट्स कैसे बनाया और किसी एस्पिरेंट को प्रिपरेशन के लिए नोट्स कैसे बनाना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक बार रीड करने के बाद सीधे नोट मेकिंग पे जाते हैं। आई बिलीव कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है, जाइए उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको मिल सकती है वहां से एमपीपीएससी से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय जीएस स्टडी कैफे, जहां आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। और इस नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मयूरी भागवानी जी से। इनसे हम बात करेंगे इनकी पीएससी स्ट्रैटेजी। और इस एपिसोड की सबसे स्पेशल बात यह है कि इन्होंने प्रीलिम्स एमपीपीएससी के साथ साथ में यूपीएससी की भी तैयारी की है। साथ ही इनका एक चैनल है आईएएस श्योर शॉट, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। इनसे हम बात करेंगे एमपीपीएससी, यूपीएससी और आने वाली 2024 में जो प्रीलिम्स है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। मिस मयूरी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, इट्स माई ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। क्योंकि जैसे ही मैंने आपका प्रोफाइल लिखा, आई शेयर्ड यू द स्क्रीनशॉट की देयर इज अ गाय जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि आप मयूरी मैम को लेके आइए, इनके वीडियोज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे। That's wonderful. The work you are doing on Instagram and YouTube, it's commendable. Let's start the podcast. But before starting the podcast with your story, मैं चाहूँगा कि MPPSC 2024 का जो प्रीलिम्स आने वाला है, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। किसी एस्पिरेंट को MPPSC 2024 में कैसे अपेयर होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी उसकी होना चाहिए? सी इफ़ यू आर स्टिल बिगिनिंग कि अभी अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सिलेबस को देख लो एंड वॉट एवर यू फाइंड कि मुझे ये ईजी लगेगा या ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, यू शुड गो फॉर दैट। सबसे पहले चीज़ वॉट यू शुड डू इज़ कि सिलेबस को देखने के बाद प्रीवियस इक्वेशन एक बार 5-8 साल के देख लेने चाहिए। वेल यू विल गो थ्रू दैट, आप एनालाइज करोगे कि एमपी का एक मेजर पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन आता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि एक पार्ट अपनी प्रेपरेशन का एमपी को दो, दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स को दो और तीसरा पार्ट जो है अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके कोर कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। तो दीज 3 शुड बी योर मंत्रा फॉर प्रीलिम्स। एंड स्टार्टिंग में लेट्स से अगर कोई बिगनर है, हम 2 सेगमेंट लेते हैं। एक बिगनर है, एक जो कुछ समय तक प्रिपरेशन कर चुका है या जो अटेम्प्ट दे चुका है। तो जो बिगनर है उनको कितने घंटे इन्वॉल्व होना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़े? फर्स्ट थिंग ये एनालिसिस करना कि कहाँ से ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। सेकंड, कितना टाइम किसको देना चाहिए? मेरा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग रहा है। मैं कभी भी घंटों के हिसाब से वैसे नहीं पढ़ती हूँ, बट ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड गिव अ मेजर चंक ऑफ योर प्रेपरेशन टू एमपी। मध्य प्रदेश को प्रॉपरली पढ़ने के लिए आपको अच्छा टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसा मत कीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट के लिए बैठें कि कोई पर्टिकुलर मैगजीन आएगी वो पढ़ लेंगे, या जो आते हैं ना कंपाइलेशन, उसके लिए मत बैठिए। आप जो भी लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, वॉट एवर यू आर रीडिंग, डू इट ऑन अ डेली बेसिस। दैट हेल्प्स यू अ लॉट। और स्पेशली ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको इंटरव्यू तक काम आता है। तो करंट अफेयर्स के लिए अलग से टाइम मत दो, डेली बेसिस पे 1 घंटा निकालिए। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए ये कर सकते हो कि टारगेट सेट करें कि ये पर्टिकुलर बुक है, मुझे इतने दिनों में इस बुक को कंप्लीट करना है। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन एवरीवन्स कैपेसिटी कि कितने दिन आप कितनी देर दे सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो या कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड दिन के लास्ट का जो आधा 1 घंटा है उसको रिविजन के साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो अगर आप, तो दैट कैन बी अ लॉट ऑफ हेल्प। नाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी नाउ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, पीएससी कैसे स्टार्ट किया, यूपीएससी प्रिपरेशन का क्या रोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
एक्चुअली मेरी जो स्टोरी काफ़ी ऐसी रोलर कोस्टर टाइप की थी. मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी अटेम्प्टिंग MPPSC. जेन्युइनली मुझे बहुत स्टार्टिंग में लोगों ने कहा था कि MPPSC देना चाहिए, बट होता है ना स्टार्टिंग में कि हम तो AIR 1 हैं UPSC में हम तो AIR 1 हैं, बट धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड कि नहीं, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी. तो मैंने स्टार्टिंग में कभी सोचा नहीं था UPSC का. सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था. सिंस आई कम फ्रॉम अ सिंधी कम्युनिटी, मेरे सारी जो फैमिली कम्युनिटी दैट इज़ अ बिजनेस कम्युनिटी, तो उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था करियर ऑप्शंस को लेकर. स्कूल में आई वॉज गुड इन मैथ्स एंड फिज़िक्स, तो मैंने PCM लिया. जो भी PCM लेता है वो इंजीनियरिंग ही करता था उस टाइम. तो आई डिड इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि मुझसे कोडिंग 9 से 5 बैठ के नहीं हो सकती. लाइक आई कैन नॉट स्पेंड माई होल लाइफ डूइंग दिस. तो मुझे समझ में आया कि आई विल नॉट बी डूइंग दिस. आगे आई सो कि क्या परसू कर सकती हूँ मैं और करियर ऑप्शंस. तो आई गॉट टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, सब्जेक्ट्स देखे, सिलेबस देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एंड मैंने UPSC का सोचा था. अच्छा, आई हैड ऑल्सो टॉप्ड इन 12th क्लास. मैंने मेरिट मुझे मिली थी और आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर. तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी तो ऐसा होता है ना कि हम सबसे ऊपर वाली चीज़ एम करते हैं. तो आई एम्ड फॉर UPSC. तो मैंने 2017 में UPSC के लिए पढ़ना शुरू किया. एंड मैंने UPSC को बहुत हल्के में लिया था. स्टार्टिंग में मैंने पहला अटेम्प्ट 4-5 महीने पढ़ने के बाद दिया था. और जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया UPSC का तो मुझे एक रियलिटी चेक मिला. तो आई कुड नॉट इवन सॉल्व 50+ क्वेश्चंस इन UPSC's मेन प्रीलिम्स एग्ज़ाम. तो मुझे काफ़ी समझ में आया कि ये तो नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलता. फिर जेन्युइन प्रेपरेशन में आई UPSC के. मैंने 1 साल ड्रॉप लिया. आई प्रिपेयर्ड फॉर UPSC वेरी वेल. सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया और 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने. सीरियस अटेम्प्ट, दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, बट सीरियस अटेम्प्ट पहला था. उसमें आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, आई गेव मेंस, आई कुड नॉट क्लियर मेंस. 2020 का अटेम्प्ट दिया, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स अगेन, मेंस दिया. एंड आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग द इंटरव्यू कॉल दैट टाइम. बट वो इंटरव्यू कॉल मैंने 4 नंबर से मिस कर दिया. एंड उसकी सबसे अच्छी कहानी ये है कि जब मैंने 2020 का UPSC का अटेम्प्ट दिया था तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती MPPSC का फॉर्म भरवा दिया था. अब MPPSC का तो हमें पता ही है, 19 में फॉर्म भरा, 20 में प्रीलिम्स हुआ एंड सो ऑन. अभी 2024 आ गया है. तो उसका प्रीलिम्स UPSC की तैयारी से निकल गया. क्योंकि आपको याद होगा 2019 और 20 का जो प्रीलिम्स था MPPSC का, दैट वाज वेरी मच ऑन दैट UPSC अप्रोच. काफ़ी एनालिटिकल आया था. तो इसीलिए मेरा वो वाला प्रीलिम्स निकल गया था. एंड जब 2019 का मेंस था, आई गॉट टू नो ऑन द डे ऑफ पेपर 2. जब पेपर 2 देकर आई थी मेंस का, उस दिन मुझे शाम को पता चला दैट आई कुड नॉट क्लियर UPSC मेंस. और मेरे घर में ऐसा माहौल था कि मेरे चाचा जी जो हैं उन्होंने मांगा था ऐसे मन्नत कि मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा अगर इसका मेंस हो गया खजराना मंदिर में. वो जाके खजराना मंदिर में चढ़ा के आ चुके थे लड्डू. एंड शाम को आए एंड वी गॉट टू नो कि वी कुड नॉट क्लियर मेंस. और उसके अगले दिन आई हैड MPPSC मेंस. तो आई वाज कम्प्लीटली शैटर्ड. बट मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी जेन्युइनली. GS पेपर 3 से लेके आगे के पेपर्स में कोई पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि आई वाज इमोशनली ड्रेन्ड आउट. बट मुझे जो UPSC की तैयारी थी ना, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. मतलब बहुत तगड़ी हेल्प मिली मुझे वहाँ से. इकोनॉमिक सर्वेस पढ़े हुए थे, बजट्स पढ़े हुए थे, ग्राफ्स बनाने की आदत थी आंसर्स में, डायग्राम्स, मैप्स, सब कुछ आदत क्योंकि UPSC में थी. तो वो सारी आदतें यहाँ काम आ गई. एंड उसके बाद इसका इंटरव्यू हो गया एंड आई क्लियर दैट. 2020 का भी इंटरव्यू दिया था मैंने MPPSC का, बट आई कुड नॉट क्लियर दैट. तो या दैट्स द जर्नी. वंडरफुल, दैट्स अ नाइस स्टोरी. और क्योंकि आपने PSC UPSC किया तो आप एक्सीडेंटली आप MPPSC के अंदर आ गए थे, राइट? ऐसे लोग जो एज यू सेड कि आपका स्टार्टिंग में यू गॉट टू नो कि यार यू कुडंट मेक इट टू UPSC और नहीं हो पा रहा है, और तब आपको करियर स्विच करने के लिए आपने PSC किया. ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम को. सेम विद MPPSC एंड UPSC बोथ. ऐसे एस्पिरेंट्स जो नहीं क्रैक कर पा रहे हैं स्पेशली UPSC, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? लाइक हाउ शुड दे प्लान देयर जर्नी कि अब हमें कैसे स्टेप लेना चाहिए? सी फर्स्ट थिंग, एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका ड्रीम हो सकता है UPSC या MPPSC, बट डू नॉट मेक इट एन ऑब्सेशन. जैसे कहते हैं ना कि लग गई आग घर में अब बचा ही क्या है, पर बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है. और मेहनत का नतीजा ही है मुकद्दर अपना.
वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो डू नॉट मेक इट एन ऑब्सेशन। मतलब मुझे भी नहीं पता था जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था दैट आई विल बी क्लियरिंग MPPSC। तो आई मेड अल्टरनेटिव पाथ फॉर मी कि मैं टीचिंग साइड पे चली गई थी। लाइक यू हैव ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन और उसके बाद भी। तो डू नॉट मेक इट एन ऑब्सेशन। आपका अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, आपने इतनी अच्छी पर्सनालिटी अपनी ग्रूम की है, यू आर गोइंग टू सेटल अप एट अ वेरी गुड प्लेस इन द फ्यूचर। तो चाहे आप UPSC करो या MPPSC करो, एंड आपका अच्छा ही होना है। अब हाँ ये है कि अगर आपको UPSC से MPPSC में आना है तो यू विल नॉट फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। आपको सिर्फ MP पढ़ना रहेगा, आपको सिर्फ लोकल न्यूज़ से एक्स्ट्रा अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। एक चीज़ और बात करते हैं, जैसे कि लाइक जब आप फेलियर फेस करते हो, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, तो घर से प्रेशर आता है, सोसाइटी का प्रेशर आता है, शादी का प्रेशर आता है, राइट? और साथ में आपके ऊपर एक अर्ज भी रहती है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, कुछ सपने हम सजा के रखते हैं, राइट? इस टाइम पे कैसा था, क्या प्रेशर बना था, और बना था तो कैसे डील किया? मुझे लगता है हर लड़की जो भी PSC की या UPSC की तैयारी करती है आफ्टर एन एज ऑफ 25 में भी, उसके बाद ये प्रेशर हर लड़की फेस करती है। बट मेरे केस में क्या था ना कि मेरी कम्युनिटी में लड़कियों की शादी 22-23 की एज में हो जाती है। इनफैक्ट मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि मैं तो 20-21 में शादी तेरी करवा दूंगी। तो धीरे धीरे पुश करते करते पहले मैंने, क्योंकि हमारे घर में कभी भी हायर एजुकेशन को माना जाता था अच्छा है पढ़ो जितना पढ़ना है, बट इतना बड़ा उसको एनकरेजमेंट नहीं था कभी भी। एंड मेरे पेरेंट्स ने धीरे धीरे इवॉल्व किया है, मेरी फैमिली ने धीरे धीरे अंडरस्टैंड किया, उसको एडजस्ट करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज उनका यही था कि 2021 में शादी करा देंगे। बट मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, इंजीनियरिंग करी, फिर आई केम टू सिविल सर्विसेज। एंड मेरे पेरेंट्स जब भी जाते थे ना किसी शादी वगैरह में, तो एवरीवन यूज्ड टू से कि आप तो आंखें बंद करके बैठ गए हो, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटी की एज हो रही है, आप शादी करवाओ। एंड बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए, एंड देयर वाज नो इशू विद दोज रिश्तास, बट मुझे नहीं करनी थी उस टाइम पे। एंड अब जब हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो अब उनके सबके स्टेटमेंट बदल गए। नाउ दे आर लाइक कि अभी मत कराना, अब उसको सेटल हो जाने दो। एंड ऐसा मतलब एक हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। बट येस, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर बीच में, स्पेशली कोविड के टाइम पे, क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था। एवरीवन कुड सी कि हाँ इनपुट जा रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। एंड चाहे कोई भी हो, सोसाइटी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स द रिजल्ट। कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं देखता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। वो होता है ना कि आप जब तक सफल नहीं हो ना, आपका संघर्ष नहीं समझ सकता कोई। तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर आया था। तो आई अंडरस्टूड कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, नॉट बिकॉज कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट अंदर से आता है कि नहीं, मुझे अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। सो आई थॉट कि अब ये क्राइसिस का टाइम है, बट वी नीड एन अपॉर्चुनिटी। सो आई स्विच्ड टू टीचिंग। एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारे डेमो वीडियोज़ बनाए थे ड्यूरिंग कोविड, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम मेनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रॉम दैट आई वेंट फॉर दैट टीचिंग। बट अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि एक सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो मुझे ये है कि कुछ बदला या नहीं बदला अभी तक, मेरे जितना भी वो था स्ट्रगल था उससे कुछ बदला या नहीं बदला, एटलीस्ट इतना बदला है कि आई कुड सी द चेंज इन माई फैमिलीज माइंड सेट, इन एवरी रिलेटिव्स माइंड सेट, कि नहीं, द गर्ल्स आर नॉट जस्ट फॉर मैरिज। एंड पहले ऐसा एक टर्म यूज़ होती थी, जब मैं जो भी रिश्ते आते थे उनके लिए मना कर देती थी, तो पीपल यूज टू से कि अच्छा है, नहीं हुआ, शी इज़ नॉट अ मैरिज मटेरियल बिकॉज शी इज़ टू एम्बिशियस। टू एम्बिशियस वाज यूज्ड एज अ नेगेटिव वर्ड, बट नाउ दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज, परसेप्शन ही चेंज हो गया। गाना है ना, किस्मत बदल दी वेखी में जग बदलदा वेख्या। तो या दैट आई सॉ दैट इन अ पॉजिटिव वे। और ये फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा है। इफ़ अ फीमेल इज़ वेरी एम्बिशियस तो उन्हें बार बार बोला जाता है कि शी इज़ नॉट अ मैरिज मटेरियल। आई हैव सीन दोज केसेस, राइट। अगर कोई फीमेल इसको फेस कर रही है, लाइक हमने ये अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में स्पेशली पूर्वा मंडलोई के साथ में भी हमने इस क्वेश्चन को पूछा था, आई वांट टू आस्क इट अगेन विद यू, आपकी इसको लेके अप्रोच क्या है? अगर कोई फीमेल इस वक्त प्रेशर फील कर रही है शादी का, एंड दे आर नॉट रेडी टू कॉप अप कि मुझे नहीं करना शादी, तो उनको कैसे इसको कॉप अप करना चाहिए, सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए? सी फर्स्ट थिंग कि आप अपने आप से ट्रुथफुल रहिए। आपको शादी नहीं करनी फॉर एनी रीज़न। आप अगर अपने करियर परस्यू कर रहे हो तो बी ट्रुथफुल टू दैट करियर। आप अपनी इनपुट को कहीं पे भी कम मत कीजिए, किसी के लिए भी कम मत कीजिए। दूसरी चीज़, टॉक टू योर पेरेंट्स।
talk to your family, they will understand, because वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं. They want you to get succeed in your life, they want your success, but ultimately उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर जो है ना वो कभी कभी डोमिनेट कर जाता है. तो make them understand कि ऐसा नहीं होगा, और कन्विंस देम, दे विल गेट कन्विंस्ड इवेंचुअली. हो सकता है टाइम लगे, बट टाइम के साथ समझ जाएंगे. एंड थर्ड इज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे छोटा ही सही, बट अपने लिए आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े. इफ़ यू आर ओल्ड इनफ, लाइक 18-20 प्लस हो अगर आप, तो यू कैन डू दैट टू. व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से 1 साल 2 साल हो चुका है, नाउ दे हैव इनफ प्रिपेयर्ड कि यार पीएससी को हम लोग, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो अपने, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम, या क्रैक नहीं तो एक अच्छी पोजीशन पे मैं हो सकता हूँ. आपको अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको क्या पीएससी के साथ में यूपीएससी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पीएससी में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही है एमपीपीएससी के अंदर, तो क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करना चाहिए? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मुझे लगता है करना चाहिए, और I'll positively say that I'll highly recommend कि अगर आपने अच्छी प्रेपरेशन पीएससी की कर ली है, then you should go for यूपीएससी. क्योंकि पीएससी की साइकिल हमने देखी है, that is too uncertain और काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है. तो you should go for यूपीएससी. और मैंने पहले, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि जो यूपीएससी कर लेता है ना, उसे लगता है कि एमपीपीएससी में स्टूडेंट्स उतना डेप्थ में नहीं जाते, बट ऐसा नहीं है. एमपीपीएससी में जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ना, दे नो एवरीथिंग जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है. बस थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, गवर्नेंस आ जाता है, एथिक्स का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है. ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी है, अदरवाइज यू आर गुड टू गो विथ यूपीएससी. तो बस वो चीज़ें, वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लो जिसमें आपने प्रिपेयर नहीं किया है अलग से, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर यूपीएससी. नाइस. लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज. प्रीलिम्स में क्या किया? आई नो यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, बट स्टिल प्रीलिम्स के लिए कुछ ना कुछ हैक्स आपने ज़रूर यूज़ किए होंगे. एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या थी? मेरी सबसे पहली अप्रोच, मुझे ये समझ में आ गया था प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के कि एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है. लगभग मैंने देखा था, जब 19 का पहली बार मैंने एमपी का पढ़ा था, तो मैंने देखा था 50 तक क्वेश्चन आते थे, 100 में से 50 क्वेश्चन एमपी से आते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो मैंने सबसे पहला हिट जो किया वो एमपी पे किया था. और एमपी की जितनी 2-3 बुक्स थी, वो सब के सब मैंने अच्छे से 10-10 बार रिवाइज कर ली थी. दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स जो था, उसमें पहले मैं द हिंदू वगैरह पढ़ती थी, उसके साथ मैंने लोकल न्यूज़पेपर्स पे वॉच रखना स्टार्ट किया. तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही, आई मेड अ डायरी. फ्रीक्वेंट थीम्स होती हैं, चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, कुछ फ्रीक्वेंट थीम्स होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लाइक नेशनल पार्क्स, रिवर्स, अवार्ड्स, डिसीजेस, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट थीम्स है ना, उसकी एक डायरी बना ली थी. लाइक अगर प्रीलिम्स के एक दिन पहले मुझे कुछ पढ़ना है, तो आई विल गो एंड चेक दैट आउट. तो ये चीज़ मैं करती थी, और वो डायरी जो है ना आज भी मेरे साथ है. अगर मुझे आगे भी कभी यूपीएससी देना होगा, आई विल हैव दैट डायरी विथ मी. तो जैसे रामसर साइट्स हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फ्रीक्वेंट थीम्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसकी एक अलग से अपने नोट्स बना लो. दैट हेल्प्स अ लॉट. व्हाट अबाउट मेंस में क्या अप्रोच रहा है? मेंस में मेनली आंसर राइटिंग. मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे हैव दिस परसेप्शन कि जब सिलेबस हो जाएगा उसको हम रिवाइज कर लेंगे, फिर आंसर राइटिंग पर जाएंगे. डोंट डू दैट मिस्टेक, क्योंकि आप जब तक वो टाइम आएगा ना, तब तक आपकी एग्ज़ाम आपके सामने खड़ी होगी. एंड आप कितना ही पढ़ लो, आप जब आंसर राइटिंग पहली बार करते हो ना, आपकी पेन नहीं उठती कि मैं पहला वर्ड क्या लिखूं. ये होता है. तो आंसर राइटिंग, जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो, आपको लगता है मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट कर ली है, उसी के प्रीवियस क्वेश्चंस उठाइए और उसको आंसर राइटिंग वहीं की वहीं कीजिए. तो दैट हेल्प मी अ लॉट. मतलब मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ा भी नहीं था मेंस के टाइम पे, बिकॉज ऑफ माय ओल्ड रिजल्ट्स. तो उस टाइम पे मुझे ये प्रैक्टिस ने बहुत हेल्प किया. आंसर राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल. लाइक मैपिंग करिए आप आंसर राइटिंग में. यू शुड बी एबल, अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हो पीएससी या यूपीएससी के लिए, यू शुड बी एबल टू मेक इंडियाज़ मैप और एमपीज़ मैप विद इन 30 सेकेंड्स. तो ये आपका ये होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स
कुछ एक्स्ट्रा क्विक बिट्स कि जिससे आप दूसरों से अलग कैसे हो। तो मैपिंग कीजिए अपने आंसर्स में, अगर हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी दीजिए, टाइमलाइन दीजिए, इकोनॉमी है तो डेटा दीजिए, कुछ फैक्ट्स दीजिए, बजट यूज़ कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे यूज़ कीजिए, एथिक्स है तो अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए, अपने खुद के एग्जाम्पल्स, कोई सिविल सर्वेंट है उसके एग्जाम्पल्स आप यूज़ कीजिए। तो दिस मेक्स द होल प्रिपरेशन होलिस्टिक। आपके आंसर में रेलेवेंस दिखना चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट आई फोकस्ड ऑन एट मोस्ट। नाइस। आई थिंक कि आंसर राइटिंग अगर आप जब कंटिन्यूस करते हो तो आपका एग्जाम का बिहेवियर आपको पता लग जाता है कि आप 3 घंटे में एक्चुअल करते क्या हो। करेक्ट। नाइस। इंटरव्यू पे बात करते हैं। इंटरव्यू में स्पेशली हम ज़्यादा डेप्थ में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंस में आप समझ जाते हो टेस्ट सीरीज के थ्रू, लेकिन इंटरव्यू में मॉक टेस्ट और एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस है। दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट। जब आप वहाँ जाते हो इंटरव्यू हॉल के अंदर, क्या माहौल होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या बोर्ड था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इंटरव्यू का सोचते हैं, मॉक इंटरव्यू का, तो बाहर बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ऐसा कुछ नहीं होता जैसा बाहर अभी मॉक्स में माहौल बनाया जाता है ना, वैसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि आप अंदर जाके क्या फेस करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप जैसा माहौल बनाएंगे वैसा माहौल वहाँ बनेगा। अगर आप बहुत सीरियस होके घबरा के जाएंगे तो वो लोग भी आपको और घबराएंगे, लाइक यू नो, और आपको टेंशन में डालेंगे वो। अगर आप अपने फेस पे एक स्माइल लेके जाएंगे, दिल हेल्प यू आउट कि आपको वो सिलेक्ट करना चाहेंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू टॉक टू अ पर्सन हु हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू में आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? फिल योर डैफ वेरी केयरफुली कि जो डैफ में आपने भरा है ना उसी पे क्वेश्चन आएंगे, एंड यू हैव टू मेक इट लाइक इन अ वे यू वांट इट। कि अगर आपने टीचिंग भरी है हॉबी, तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट। जैसे मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था मेरे नाम के ऊपर कि आपका नाम मयूरी है, मयूरी का मतलब क्या होता है? आई टोल्ड देम कि मोरनी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपीयरेंस वाइज देखें तो मोर और मोरनी में क्या डिफरेंस होता है। तो मोर ज़्यादा कलरफुल होता है, बड़े पंख होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है ज़्यादा सुंदर कौन है? नाउ हियर दे वांट टू चेक योर परसेप्शन। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मोर ज़्यादा सुंदर है, दे वांट टू चेक योर परसेप्शन। तो आई सेड कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ बाहर की अपीयरेंस देख के किसी को ज़्यादा ब्यूटीफुल कह सकती हूँ। तो ही हैड अ वेरी गुड स्माइल ऑन हिज फेस, द बोर्ड मेंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस। उसके अलावा मेरा डैफ में मैंने टीचिंग हॉबी भरी थी। टीचिंग से क्वेश्चंस आए कि अच्छा आप क्या पढ़ाते हो, कहाँ पढ़ाते हो? तो आई मेंशन माय यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने उसी टाइम खोल के देखा वो यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज खोल के देखा उन्होंने मेरा, और उन्होंने मुझसे फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा आप पढ़ाते क्या हो? आई टोल्ड देम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, एंड आई वांटेड कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए कि आई नो कि मेरी स्ट्रेंथ वो है। उसके अलावा मुझसे, जैसे मेरे फादर का नाम किशोर है, तो आई प्रैक्टिस दैट कि किशोर कुमार के गाने वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंदौर के बारे में पूछा बिकॉज आई बिलोंग टू इंदौर। उसके अलावा कुछ मेजर जैसे करंट अफेयर्स मैंने बोला, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स न्यूज़ में थी, गोदी मीडिया के बारे में पूछा उन्होंने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पूछा। तो इस तरह के जो न्यूज़ चल रही थी उस टाइम पे, उसके बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, दीज वर द मेजर क्वेश्चंस। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं एथिक्स भी पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा अगर हम आपको 12 घंटे के लिए कलेक्टर या डिप्यूटी कलेक्टर बना दें तो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू विल डू। तो इस तरह से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। एंड मुझे लगता है आधी जंग आप वहीं जीत जाते हो जब आप उनके क्वेश्चन सुनने के बाद एक स्माइल कर दो, आए या ना आए, एक ज़रा सी जेंटल स्माइल कर दोगे ना, वहीं पे आप आधी जंग जीत जाते हो। बिकॉज एक परसेप्शन बन जाता है दैट दिस पर्सन नोज इट। अब वो बोल पाए उस टाइम या ना बोल पाए, राइट, और बस वो कि वो फेकनेस ना दिखे वहाँ पे। यू हैव टू बी रियल। मुझसे एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था विच आई हैड प्रिपेयर्ड कि आपकी हॉबी स्केचिंग भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्केचिंग करते हो तो आप जाओ और स्केच करके दिखाओ वहाँ पे। तो आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑलरेडी कि मैं, अगर मुझसे कहा जाता है तो होता है ना जिसमें एक लेडी ऐसे हाथ जोड़ के ग्रीट करती है, दैट शोज द इंडियन कल्चर। तो आई ड्रू दैट। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था वो, और मेरा इंटरव्यू चला था 25-30 मिनट चला था, बट मुझे पता नहीं चला था कि वो 25-30 मिनट चला, बिकॉज इट वेंट वेरी स्मूथ। तो आप बहुत सहज होकर अगर बात करते हैं एंड यू हैव योर एनर्जी लेवल्स गुड, तो इट गोज़ वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थिंग विच आई अंडरस्टूड फ्रॉम यू कि जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आउटपुट वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि वो आपसे क्या पूछें। Yes. आपने डेफ में जो डिटेल लिखी वो है, प्लस आपके आंसर्स में भी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आपको उनको बताना है ताकि वो उसी के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड आई विल से कि अगर आप 21 का जैसे मेंस आगे आने वाला है तो आप प्रैक्टिस करो ये चीज़ें कि जो आप बोलते हो चूज दोज वर्ड्स वेरी केयरफुली, क्योंकि जो आपने बोला ना उसी पे से क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट आई यूज टू डू इज़, मैंने वैसे ये प्रेपरेशन अपनी यूपीएससी के लिए की थी, पर वो तो अरमान चलो अभी तक नहीं हो पाए पूरे, लेकिन मैं ये करती थी कि मैं अपना फ़ोन जो था उसको अपने सामने ट्राईपॉड पे लगा के, अदरवाइज या मिरर के सामने कोई भी क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करें मैंने डैफ को देख के, मैं अपने फ्रेंड्स को दे देती थी अपना डैफ और उनको कहती थी कि इस डैफ में से तुम्हें जो क्वेश्चन समझ में आए तुम लोग वो मुझे लिख कर दो। तो मैं वो क्वेश्चंस का जवाब मिरर के सामने या अपना फ़ोन कैमरा ऑन करके वो वहाँ पे उस टाइम प्रैक्टिस करती थी कि हाउ आई टॉक, और मुझे तब समझ में आया कि आई यूज़ माई हैंड्स अ लॉट, या फिर मेरी फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो उतने क्लियर नहीं आते जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना फॉर द इंटरव्यू। तो मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, और वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज़ करना, और ये चीज़ ऐसे ही नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। राइट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, वेरी नाइस। व्हाट आर द थिंग्स जो आपको लगता है कि एक पीएससी एस्पिरेंट के अंदर ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी 2, यूपीएससी और एमपीपीएससी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हेन आई यूज्ड टू हैव बीन टू लबासना few months ago, वहाँ पे जाके मैंने देखा कि व्हेन आई टॉक टू यूपीएससी टॉपर आई फेल्ट अ डिफरेंट वाइब, व्हेन आई टॉक टू अ यूपीएससी टीचर आई फेल्ट अ डिफरेंट वाइब। बहुत डिफरेंस है यूपीएससी और एमपीपीएससी में माइंड सेट वाइज। व्हाट डू यू फील कि कोई भी व्यक्ति अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके अंदर स्किल वाइज क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे पेशेंस उनमें से एक है, स्किल वाइज जिसकी तैयारी नहीं की जा सकती, जो आपको अडॉप्ट करना पड़ती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो सीखने की ज़रूरत है? 2-3 चीज़ें हैं। पहला है आपको अपने ऊपर बिल्कुल दया नहीं खानी है, अपने ऊपर बिल्कुल एक सेल्फ बिलीव के साथ जुट जाइए। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है ना, उसके ऊपर जुट जाइए, बिल्कुल निर्दय होकर जुट जाइए अपने ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ ये, दैट इज़ रुथलेस डिटर्मिनेशन। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो 8-8 घंटे पढ़ो, 6-6 घंटे पढ़ो, वट एवर सूट्स यू, बट मेक इट कंसिस्टेंट। तीसरी चीज़, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस, लाइक आई हैव बीन इन टू दिस फील्ड फॉर 6 or 7 years, और अब आप मुझे जानते हो क्योंकि रिजल्ट आ गया। तो आई डोंट नो, अगर ये रिजल्ट अभी नहीं आता या अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं होता तो मुझे और कितना अभी लंबा खींचना पड़ता है इसको। तो यू हैव टू बी पेशेंट, और काफ़ी धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड यस, मेन तो यही। पीएससी यूपीएससी में जम करने के लिए आपको क्या लगा कि हर चीज़ हर दिन इसने मोटिवेट किया? आई नो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक मोटिवेशन था, इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स काम आए हैं? पहला तो मुझे लगता है आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लाइक मेरे रिलेशन विथ माई फैमिली, विथ माई फ्रेंड्स, everyone, the people I consider my own people, they have been the biggest strength. मतलब मुझे ऐसा, जैसे लोग होते हैं ना एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, तो हम जॉइंट फैमिली वालों को प्राइवेसी नहीं मिलती कि हम डिप्रेस्ड फील करें, तो वी डू नॉट हैव दैट प्रिविलेज ऑफ प्राइवेसी, सो हमसे दूर रहता है ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा मेन एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेशन का था, मेरे अपने लोग। दूसरी चीज़ मुझे लगता है हॉबी बहुत काम आती है मोटिवेशन को कांस्टेंट रखने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, यू आर नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड, बहुत हाईज आते हैं लेकिन बहुत लोज भी आते हैं, तो आपके अंदर बहुत गुबार भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी को कह नहीं सकते। देन हॉबी हेल्प्स हियर। जैसे मुझे जब ऐसा लगता था तो आई यूज टू राइट, जो भी मेरे अंदर है आई यूज टू राइट, और आई यूज टू स्केच वॉट एवर आई फेल्ट, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। मयूरी, आई वांट टू टॉक अबाउट योर नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि नोट्स बनाना एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है इस पूरी प्रिपरेशन का। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आपने नोट्स कैसे बनाए, और किसी एस्पिरेंट को प्रिपरेशन के लिए नोट्स कैसे बनाना चाहिए? मैंने ऐसे नोट्स बनाए कि मुझे सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर एक पेज में, लाइक 100-150 वर्ड्स में, उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरी तरह से क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स में शामिल कर लूँ। और ये नोट मेकिंग प्रोसेस जो है, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक बार रीड करने के बाद सीधे नोट मेकिंग पे जाते हैं। आई बिलीव कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्रिस्प नोट्स नहीं बना पाएंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लो। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक
एक बार कोई भी चीज़ पढ़ रही हूँ, दूसरी बार पढ़ने से पहले आई गो फॉर प्रीवियस क्वेश्चंस, मैं उनको एक बार देख लेती हूँ, एक नज़र मारने के बाद आई कम बैक टू माई टॉपिक, उसको सेकेंड टाइम पढ़ के उसमें जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करके, थर्ड टाइम रिविजन करने के बाद आई गो फॉर नोट मेकिंग, कि मुझे पता है कि प्रीवियस से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब आप 3 बार पढ़ लेते हो ना तो चीज़ें रिफाइन हो जाती है। जैसे छन्नी लगा दी आपने, 3 बार छानोगे तो बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें आती हैं, तो वो रिफाइन करने के बाद यू शुड मेक नोट्स। तो मेरा ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आपने 40 पेज पढ़े हैं किसी टॉपिक के, तो यू शुड बी एबल टू मेक नोट्स ऑफ देम इन 4 पेजेस। तो इतना क्रिस्प कर लो तो ही मतलब है, क्योंकि आपको मेंस जब आएगी तो आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड दिस आई लर्न ड्यूरिंग यूपीएससी कि उसमें तो एक दिन में 2 मेंस होते हैं, तो आपके पास बीच का 2 घंटे का समय होता है। उस 2 घंटे के समय में आप जो रिवाइज करना है कर लो। अब उस 2 घंटे में आप इतनी मोटी बुक बना लोगे तो क्या मतलब। करेक्ट है। तो उसको जितना क्रिस्प हो और जितना कीवर्ड्स के फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बना सको, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेन्स ऑल्सो। जितने फिगर्स, जितने मैप्स, जितने डेटा को इनकलकेट कर सको, दिस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग टू। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर बुक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ योर्स। क्या किताबें ली, क्योंकि आपने यूपीएससी के लिए अलग पढ़ा होगा, और आपने क्योंकि यूपीएससी वाला ही एमपीपीएससी में पढ़ा, और एमपीपीएससी के अंदर एक बोला जाता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रीफर मत करो। जैसे पॉलिटी के लिए पीपल डोंट प्रीफर लक्ष्मीकांत, बट यूपीएससी में एक ज़रूरत है वो, राइट, बेसिक ही वही है। तो व्हाट वाज योर बुक्स एंड रिसोर्सेज? मैंने तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स ही करी है, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ कि एक चीज़ जो पढ़ ली ना, अब भगवान आ जाए उसको बदलो मत, अब उसी को पढ़ो। तो लक्ष्मीकांत मैंने 17-18 टाइम्स पढ़ी हुई है। इकोनॉमी के लिए आई हैव गॉन फॉर रमेश सिंह, पहले जब मैंने पढ़ी थी वही, और 11th क्लास की एनसीईआरटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी करी थी क्लास 11th 12th की। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की थी। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटी आती है एक फाइन आर्ट्स वाली क्लास 11th की, वो रेफ़र करी थी। मेन तो यही था। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जो एक्स्ट्रा आता है यूपीएससी में, उसके लिए आई रेफर्ड फॉर न्यूज़पेपर। तो अब इसमें से आप चूज़ कर लो कि एमपीपीएससी के लिए आपको क्या सूटेबल लग रहा है। दिस वाज माय बुक लिस्ट, जो स्टार्टिंग से एंड तक थ्रू आउट वैसी ही रही थी। एंड येस, मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट वाज न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर किसी भी दिन स्किप नहीं करती थी, और मुझे लगता है दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऑल 3 स्टेजेस। मेंस में मेरे आंसर दूसरों से इसीलिए अलग होते थे क्योंकि मैं डेटा कोड करती थी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप उसकी रेलेवेंस बता दो, कोई भी रीसेंट इवेंट या कोई डेटा के थ्रू। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन पे मत जाओ, न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स। और वो कंसिस्टेंट भी रखता है आपको पढ़ाई के साथ में। नाइस। मयूरी, थ्रू आउट द प्रिपरेशन देर आर पीपल जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अब भी कंफ्यूज रहते हैं। देर आर सो मेनी डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। स्टिल देर आर पीपल जो कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश मीडियम ले या हिंदी मीडियम ले। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट इज़ योर लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज में आप बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सको, जिस भी लैंग्वेज में आप बेटर तरीके से कंफर्टेबल अपने आप को फील कर सको, यू शुड गो फॉर दैट। अगर आप अपने ऊपर, अपने नाम के ऊपर, जैसे आपने वो 12th फेल का एक सीन देखा होगा जिसमें द पर्सन इज सेट टू राइट अबाउट हिमसेल्फ, तो आप अपने बारे में 100 वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए आप हिंदी में अच्छा लिखते हैं या इंग्लिश में अच्छा लिखते हैं। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे जिससे आप पता लगा सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम ले तो ले, लेकिन इंटरव्यू में हमारी उतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश की, तो उसकी टेंशन आपको एमपीपीएससी में लेने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ बायलैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप कोशिश कीजिए उसी लैंग्वेज में आंसर देने की, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन हिंदी में ही पूछा जाता है, तो उसका कोई मेजर इशू नहीं होता है। नाइस, दैट्स सो वंडरफुल to host you on Indian Aspirant Show. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you so much. How was your experience on Indian Aspirant Show? It was very nice. पता नहीं चला कितना टाइम हो गया, तो the flow was very nice and I really enjoyed. Thank you so much. Thank you so much, audience, for watching this podcast till the end. Make sure you follow Mayuri on Instagram, on YouTube, everywhere. हम इनके सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगा जिसमें हमने एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है, जिसके थ्रू उसको अगर आप फिल करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस का भी एक बॉक्स या सेगमेंट है जिसमें आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this podcast till the end. Let's end the podcast.